हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन ऑफ कंडक्टर्स। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि कंडक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है अगर हमारी कोई ईएम वेव भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उनकी कंडक्टिविटी अगर अलग अलग हैं तो किस तरीका से जो कंडक्टिविटी और एंगल के रिलेशन हैं वो किस तरीका से वेरी करते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि सिग्मा वन कॉट थीटा वन की जो वैल्यू है, इसमें जो डेरिवेशन हमें देना है वो देना है सिग्मा वन कॉट थीटा वन बराबर सिग्मा टू कॉट थीटा टू। तो इसका डिस्क्रिप्शंस देखें और इसका डेरिवेशंस हम देखेंगे अभी। सिग्मा वन कॉट थीटा वन इजकल टू सिग्मा टू कॉट थीटा टू। सिमिलर रिजल्ट था हमारा म्यू वन कॉट थीटा वन बराबर म्यू टू कॉट थीटा टू, और इससे पहले एक हम रिजल्ट में डिस्कस कर चुके थे एप्सिलॉन वन कॉट थीटा वन बराबर एप्सिलॉन टू कॉट थीटा टू। तो इसमें हम दो माध्यम ले लें अलग अलग, या कंडक्टिविटी सिग्मा वन ले लें इस माध्यम की, इसकी सिग्मा टू ले लें। एक हम सिलेंडर बना लें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 कंपोनेंट, यहाँ कंपोनेंट हमारा E2, ये एंगल थीटा वन, ये एंगल थीटा टू। जैसा हमने पहले केसों में लिया है सेम ही ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सब वाफिक हैं इस चीज से कि जो हमारा कर्ली होता है वो जीरो होता है। तो कर्ली डॉट डी एस की जो वैल्यू होती है वो हमारी जीरो होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या लिख सकते हैं, कर्ली को जीरो लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करें, सरफेस एलिमेंट डी एस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो कर्ली डॉट डी एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल दें, तो लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल की वैल्यू जो होगी यहाँ से वो जीरो हो जाएगी। और बाउंड्री में जैसा हम पहले से ही डिस्कस करते रहे हैं कि एक हम रेक्टेंगुलर इस तरीका का लूप बना सकते हैं। ये हमारा इस तरीका से बाउंड्री पे बना लें लूप। इसको E1, इसको E2 ले लें, और इस लूप के लूप के सर्कुलेशन को आप अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। ऐसे भी दिखा सकते हो या ऐसे भी दिखा सकते हो, इट इज योर चॉइस, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डेल एल इसकी लेंथ ले ले, दिस वन। इसको जब सरफेस पे पहुंचना है, यहाँ पे कंडक्टिविटी सिग्मा वन है, यहाँ पे सिग्मा टू, जब सरफेस पे पहुंचना है तो इसको सपोर्ट से चले जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर दें। तो अब यहाँ पे जब चलेंगे तो E2 डेल एल आएगा। यहाँ से देखो E2 पैरेलल कंपोनेंट डेल एल के साथ कंपोनेंट बनाएगा। ये एंगल हमारा है थीटा टू और ये है हमारा थीटा वन। तो क्या लिख पाओगे यहाँ से, E2 सेकंड माध्यम में, और कंपोनेंट कौन सा आएगा, पैरेलल डेल एल। और जब ये इधर की तरफ ले रहे हो, इसको इधर ले रहे हो, तो इसका तीर इधर की तरफ जो आएगा सेम दिशा में आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखें इधर से साइन आएगा ये, हाँ जी, E2 पैरेलल डेल एल, E का पैरेलल कंपोनेंट डेल एल के साथ आएगा। और माइनस साइन लेंगे प्लस लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि यहाँ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, इसका कंपोनेंट इधर लाओगे और इधर इसका वो लेके चलोगे। तो यहाँ E2 आ गया, ये इधर की तरफ E2 आ गया पैरेलल, और ये डेल एल आ गया। अब इधर आओगे, इसका E कंपोनेंट का इधर जा रहा होगा कंपोनेंट, और आ रहे हो इधर की तरफ, तो यहाँ पे cos पाई बच जाएगा। तो प्लस E1 पैरेलल डेल एल cos पाई इजकल टू जीरो। हाँ जी, तो ये क्या बन गया, E1 पैरेलल बराबर E2 पैरेलल।
और E1 पैरेलल का मतलब क्या हुआ, E1 साइन थीटा 1। E2 पैरेलल का क्या मतलब हुआ, E2 साइन थीटा 2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सदा E1 साइन थीटा 1 को E2 साइन थीटा 2 ले लो। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इंटीग्रल E डॉट dl बराबर 0 क्या इंश्योर करता है, E1 साइन थीटा 1 बराबर E2 साइन थीटा 2 इंश्योर करता है। और जब हम J की बात करेंगे करंट डेंसिटी की, तो J हमारा होता है di अपॉन ds। अगर करंट di फ्लो कर रही है सरफेस एलिमेंट ds के साथ, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू जो J की वैल्यू है उसे लिखते हैं हम di अपॉन ds। तो यहां से di की वैल्यू को क्या लिख देंगे, di इजकल टू J डॉट ds। पूरे को फुल सर्कुलेशन कर दें इसका, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा समेशन i बराबर 0। जब आपने डी का इंटीग्रेशन कर लिया पूरे लूप के अंदर, तो आने वाली जाने वाली दोनों करंट ऑब्जर्व कर ली, और आने वाली और जाने वाली दोनों करंटों का सम वो 0 होता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ना ही चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही चार्ज को। तो अगर जंक्शन पे एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है चार्ज का, तो जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। आने वाली करंट और जाने वाली सेम होती है। आपको याद होगा इस तरीका से लेते थे कि अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लें, तो यहाँ पर अगर ये 2 करंट 3 करंट आ रही हैं, तो यहाँ पर अगर ये करंट जाने वाली है, तो I1 I2 I3 या I4। तो यहाँ पर अगर एक्यूमुलेशन ऑफ द करंट नहीं हो रहा है, चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, तो हम लिखते थे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। आने वाली करंट इस जंक्शन पे और जाने वाली करंट, और इसको माइनस I4 बराबर 0 कर सकते हैं। तो आने वाली को प्लस में ले, जाने वाली को माइनस में ले, तो समेशन I बराबर 0 हो गया। तो इंटीग्रल J डॉट ds की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसमें फिर से वही नॉर्मल कंपोनेंट की डेफिनेशन लगाते हैं। J का नॉर्मल कंपोनेंट फर्स्ट रीजन में बराबर Jn2 के इक्वल होगा सेकंड रीजन में, क्योंकि J का ds के साथ सरफेस एलिमेंट लेके चलोगे पहले यहां से, ऐसे ही J डॉट ds यहाँ पे इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, क्योंकि सरफेस एलिमेंट जो ये सरफेस होती है इसके परपेंडिकुलर जाता है। तो यहाँ पे ये J1 और ये J2 ले लें। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस लेने से इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारा ये J1 का ये कंपोनेंट इधर जा रहा है, इसका सरफेस एलिमेंट इधर जा रहा है, तो एंगल पाई हो जाएगा। यहाँ सरफेस एलिमेंट इधर जा रहा है, J भी इधर जा रहा है, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो एक 0 बन जाएगा, एक पाई बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेके चलोगे, J नॉर्मल कंपोनेंट डेल एस कॉस पाई प्लस J2n डेल एस कॉस 0 इक्वल टू 0। ये मतलब हो गया इसका। ये Jn1 डेल एस इधर को है, J इधर को है, तो Jn का नॉर्मल कंपोनेंट इधर को जाएगा, इधर को। Jn1 डेल एस कॉस पाई। अब यहां से क्या बन गया, ये Jn1 माइनस का प्लस J2 Jn2 या J2n, एक ही बात है, डेल एस इजकल टू 0। ये 0 है नहीं, तो Jn1 J2 Jn2 के बराबर हो गया। नॉर्मल कंपोनेंट J का फर्स्ट रीजन में और नॉर्मल कंपोनेंट सेकंड रीजन में वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। और J हमारा किसके बराबर होता है, J होता है सिग्मा ई। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, सिग्मा 1 E1 नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर इजिकल टू सिग्मा 2 E2 परपेंडिकुलर। तो इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा 1 E1 परपेंडिकुलर को क्या लिख दें, E1 cos थीटा 1 इजिकल टू सिग्मा 2 E2 cos थीटा 2।
और यहाँ डिवीजन किससे कर दें, E1 साइन थीटा 1 से, और इसको डिवाइड कर दें E2 साइन थीटा 2 से। E1 से E1 कट गया, ये E2 से E2 कट गया, क्या बन गया यहां से, सिग्मा 1 कॉट थीटा 1 बराबर सिग्मा 2 कॉट थीटा 2। सीखने को क्या मिला कि एल्फा कॉट थीटा कांस्टेंट होता है, और एल्फा की वैल्यू है क्या क्या हो सकती है, एल्फा की वैल्यू यहाँ म्यू हो सकती है, एल्फा की वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन हो सकती है, एल्फा की वैल्यू सिग्मा हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनसे रिजल्टों से क्या मिला हमें, इन देखो ये रिजल्ट जो लिखे हैं इनसे क्या पता चल रहा है, इनसे यही तो पता चल रहा है कि अल्फा कॉट थीटा कांस्टेंट है। अल्फा में यहाँ क्या देख रहे हो, एक बार म्यू एप्सिलॉन 1 आ जाएगा, एक बार म्यू 1 आ जाएगा, एक बार सिग्मा 1 आ जाएगा। मींस ये अगर तीन रिजल्ट्स अगर हम देखें तो तीनों रिजल्ट हमें सिमेट्री की तरफ इशारा करते हैं। क्या सिमेट्री दिखा रहे हैं कि जो हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे जो सिग्मा 1 का स्थान है वो हमारी मैग्नेटोस्टैटिक में म्यू 1 ले लेता है, सिग्मा 2 का स्थान म्यू 2 ले लेता है, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे जो स्थान है सिग्मा 1 का वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्स्ट रीजन में ले लेती है सिग्मा 1, और ये सिग्मा 2 का स्थान एप्सिलॉन 2 का स्थान जो सिग्मा 2 ले लेता है। तो सिग्मा कॉट थीटा कांस्टेंट और हमारा म्यू कॉट थीटा कांस्टेंट और तीसरा एप्सिलॉन कॉट थीटा कांस्टेंट, ये तीन रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं। तो ये तीनों ही रिजल्ट जो है महत्वपूर्ण है, तीनों आते हैं। कई बार ये प्रूफ के तौर पे भी आते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जहाँ होते हैं उनके लिए, और कंपटीशंस में इनके सीधे सीधे रिजल्ट पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, पूरा डिस्कशन चलता है इंटरव्यू में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।